Hello and welcome to the class of English essay. And in this class, we are going to talk about organization in essay. What is organization in essay? In what manner the aspects must be organized? For example, we have a topic in which we have to write historical background, causes, solutions, effects, prospects, definition. Which thing must be placed first and why? In case we have a topic in which we are going to show indicators, case studies, prospects, challenges, reasons, etc. In what manner should things be organized? This debate focuses a A how to organize outline, B how to establish link or coherence in your essay between your aspects and your sub aspects, between and among your aspects as well as sub aspects. So here we go. Here we have to discuss organization in essay. Organization essay में हम पहले आउटलाइन की एक ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि वो क्या है. जब भी आपको आउटलाइन लेट्स से बनानी हो और इसमें आपको पता चले कि देयर आर मेनी थिंग्स, तो आप उसमें उन सब चीज़ों में से ये वाली चीज़ें इस तरीके से जो है वो सेट करेंगे कि पहले आपका इंट्रोडक्शन, आखिर में कंक्लूजन, दैट इज ऑलरेडी गिवन. सेकंड, आपने जो चीज़ करनी है दैट इज यू हैव टू राइट अ डेफिनेशनल पैराग्राफ, और वो हमने डिस्कस किया है कि उन टॉपिक्स के लिए जहां पर आपको टर्म दिया गया है जो कि डेफिनेशन डिमांड करता है. मिसाल के तौर पर आपके पास टॉपिक है war on terror has led to growing abuse of human rights. A war on terror is a term that actually demands a definition. Is colonial mentality impeding Pakistan's progress? You must tell what colonial mentality is. और इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है in which we have to basically tell what this is and what this is not. तो डेफिनेशनल पैराग्राफ होना चाहिए. अब उसके बाद अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपके पास तो दैट इज गुड, अगर नहीं है तो काउंटर पर्सपेक्टिव, अगर ये आपके पास दोनों नहीं है तो डेफिनेशनल के बाद योर स्टांस. आई जस्ट वांट टू से कि अगर ये आपको सारी चीजें गिवन है तो फिर आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो ये होगी, ऑर्गेनाइजेशन ये होगी: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, काउंटर पर्सपेक्टिव, then your stance, challenges, way forward and conclusion. अगर इनमें से कोई चीज मिसिंग है तो जस्ट लीव दैट स्पेस और बाकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी वही रहेगी. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और काउंटर पर्सपेक्टिव अगर आप निकाल लें तो फिर अगले नंबर पे क्या आ जाएगी? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशनल पैराग्राफ, एंड देन योर स्टांस व्हिच इज बेसिकली द मेन बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द टॉपिक अंडर डिस्कशन. मिसाल के तौर पर हमारे पास टॉपिक है कि वेल और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, तो हम मॉडर्न वॉर और होली वॉर के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, फिर एक डेफिनेशनल पैराग्राफ लिख लेते हैं, और इसमें फिर हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ही नहीं तो वी जस्ट स्किप दैट आउट, और फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जगह काउंटर पर्सपेक्टिव लिखेंगे. लेकिन अगर हम वो भी नहीं देना चाहते तो सिंपली वी विल कम टू दिस आइडिया कि हाउ आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, और फिर आप बताएंगे कि ये अनहोली वॉर्स क्यों ख़त्म नहीं हो रही, क्यों, क्या चैलेंजेस हैं हमें, और कैसे उन अनहोली वॉर्स, ये जो मॉडर्न अनहोली वॉर्स हैं, उनसे जान छुड़ाई जा सकती है, इन्हें ख़त्म किया जा सकता है, एंड वी कैन इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज. दिस कैन बी इन अदर वे कि अगर आपको सिंपल मेथोडोलॉजी वाला टॉपिक हो कि जिसमें कॉज इफेक्ट सोल्यूशन हो, जो कि वी हैव डिस्कस्ड इन इशू बेस्ड टॉपिक्स, तो आपने वहां पे ये कहना है कि वेल देयर इज एन इंट्रोडक्शन, देयर इज अ डेफिनेशनल पैराग्राफ, देयर इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सर्टेनली कॉजेस, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन. एट टाइम्स ये भी होता है कि इफेक्ट्स आर गिवन फर्स्ट, प्रेफरेंस एंड देन कॉजेस एंड देन सॉल्यूशंस. तो कॉजेस और इफेक्ट्स अगर आप स्विच कर भी लें तो इट विल नॉट make that much difference, but the point is that you must stick to this particular agenda. So this is our first agenda as to how should be the organization and outline. उसके बाद हम देखते हैं कि हमने अब ऐसे लिखना शुरू कर लिया, इंट्रोडक्शन इज रिटन, तो क्या हमें वर्ड लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर हमने लिखना चाहिए कॉजेस, फिर हमने लिखना चाहिए फैक्ट्स, फिर हमने लिखना चाहिए सॉल्यूशंस? नो. Remember tip number 1 that essay in its nature is a headingless piece of prose in which topic sentences basically serve the purpose of heading. आपने headings नहीं लिखनी जैसे आप करंट पाक अफेयर में लिख लेते हैं, जैसे आप उन पेपर्स में जो है वो
तस्वीर भी बना लेते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे टेररिज्म का कोई टॉपिक हो तो आप क्लाशनकोफ इंट्रोडक्शन की जगह नहीं बनाएंगे, यू विल डेफिनेटली राइट एन इंट्रोडक्शन। तो आपने ये वर्ड नहीं लिखना इंट्रोडक्शन, बट आपका जो पहला पैराग्राफ है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और दीगर पैराग्राफ के लिए आपने जो टॉपिक सेंटेंसेस पढ़े दैट वुड बी सब्स्टिट्यूट टू योर हेडिंग। अच्छा, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लेट्स आपका अपना नया एस्पेक्ट डेफिनेशनल पैराग्राफ। याद रखें कि जब भी आप एक नया एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे तो एक या दो आप जनरल स्टेटमेंट्स लिखेंगे उस चीज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूर सेइंग कि आपने और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स इसके ऊपर लिख लिया एंड यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड होली वॉर्स। So you can say that this term modern and these terms modern and holy wars can be defined in simple manner. फर्स्टली मॉडर्न वॉर ये वो वॉर होती है जो कि अपने आप में मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मशीनरी एडवांसमेंट टूल्स एंड साइंटिफिक जो एडवांसमेंट वाली चीज़ें वो इस्तेमाल करे। एंड द होली वॉर इज बेसिकली वॉर जो कि जस्ट वॉर प्रिंसिपल्स की तहत फॉलो की गई हो। और मौजूदा हालात में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो जदीद जंगें वो अनहोली हैं, जैसे अमेरिकन इन्वेजन इन इराक। लेट्स से आपने इस टॉपिक को मतलब इस एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यू वुड हैव टू यूज इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, मतलब उस एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस आपने कराना एक दो लाइनों में। उसके बाद लेट से आप कॉजेज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आपने लिखना है कि वेल दी मतलब आई एम चेंजिंग द टॉपिक, आपने टेररिज्म का एक टॉपिक ले लिया फॉर एग्जांपल, so you can just simply say that terrorism doesn't emanate from single phenomena. In fact, different factors at different time and place and in different socio-political settings create a space for this particular menace, और इस menace को basically increase कराने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। One such factor is the role played by foreign hostile agencies, और आपने पहला यहाँ पे और जो aspect है और वो शुरू भी कर लिया और उसके अंदर आपने सब aspect इंट्रोड्यूस करा लिया। अब एक ही एस्पेक्ट में अंदर जब आप एक पैराग्राफ मुकम्मल कर लेंगे फिर आप नया पैराग्राफ लिखेंगे तो विद इन एस्पेक्ट आपने जो एक कोहेरेंस मेंटेन करनी है तो यू वुड हैव टू यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स। आपने एक पैराग्राफ मुकम्मल कर लिया फिर आपने लिखा बिसाइड्स दिस एन अदर कॉज ऑफ टेररिज्म इज दिस, आपने वो मुकम्मल कर लिया फिर आपने लिखा इन एडिशन टू दिस द नेक्स्ट कॉज ऑफ टेररिज्म इज दिस, फिर आपने फिर अगली बात कर ली। आपने जो इम्पोर्टेंट चीज ज़हन में रखनी है वो ये है कि अब आप कॉज इफेक्ट की तरफ मूव हो रहे हैं तो पहला इफेक्ट आपने कैसे इंट्रोड्यूस कराना। देयर इज एन ओल्ड मेथड, एज ओल्ड मेथड कि आप ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिख लें, और वो एक आउटडेटेड मेथड ये लिखा जाता था 2004-5 ईयर में कि द प्रीवियस डिस्कशन फोकस्ड ऑन वेरियस कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट्स से द increasing terrorism in Pakistan. The succeeding paragraphs would discuss the effects of terrorism in Pakistan. आपने ये नहीं लिखना, आपने you just have to simplify this debate कि having discussed causes of ऐसे, या इसको भी और फॉर्मल ना बना लें, आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि well this discussion shows that terrorism doesn't emanate from single phenomena. And multiple things actually lead to this form of violence, and this form of violence doesn't create just single impact. It is harmful for both the state, society, economy, and everything that is part of the state. One such implication of the terrorism is this. आपने इस तरीके से camouflage language में basically clear करना है चीजों को rather than writing a separate transitional paragraph. That is an old method. बाकी एक इफेक्ट और दूसरे इफेक्ट में सॉरी आपने एक इफेक्ट जस्ट होल्ड ऑन ओके आपने एक इफेक्ट और दूसरे इफेक्ट के दरमियान ट्रांजिशनल वर्ड लिख लेना है। फिर जब आप सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस कराएं तो आप फिर कहेंगे वेल द इम्प्लिकेशंस ऑफ टेररिज्म आर वेरी डायर एंड हेंस इट मस्ट बी निप्ड in the bud before things spiral out of control. One remedial measure in this manner can be this, this and this. The other measure can be this in addition to this. और फिर आपका जब conclusion आए तो you just have to introduce with the word. Hello and welcome to the class of English essay. And in this class we are going to talk about time management in English essay paper. In competitive exam in English essay,
we have 3 hours time duration. How to divide time, how to manage time, what time should be allocated in making to making outline, how much time is required for writing an effective introduction, what does it take to write the paragraphs related to the body of essay, एक पैराग्राफ को कितना टाइम देना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, वाई इज इट सो के दौरान पेपर काफी सारे एस्पायरेंट्स अपना कंक्लूजन नहीं लिख पाते, ऐसा है कहीं, ऐसा तो नहीं कि उनके टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे मसाइल हैं, और फिर क्या ज़रूरी है कि बिल्कुल 11:58 पे ही आप ऐसे ख़त्म कर लें और प्रूफ रीडिंग के बगैर आप अपना जो ऐसे है वो सबमिट करा लें? It is certainly not. In order to have a deeper insight into how your time must be managed, let's see what this discussion is basically going to tell us about. We will talk about time management in essay paper, and the time management basically entails following things. Time management in essay paper is not a predictable task, क्योंकि हमें वैसे लगता है कि it is easy to manage time. Sometimes हमें टॉपिक बिल्कुल ऐसा मिल जाता है that is easy to comprehend. Sometimes ऐसा होता है कि there are topics जिनको आसानी से हम समझ नहीं पाते और वो फिर brainstorming हमसे टाइम लेके जाती है. I've summarized this debate into this simple framework जिसके ऊपर हम बात करेंगे. Take snapshot of this so that we can talk about this thing in a greater detail length. आपके पास ऐसे के पेपर में 3 घंटे होते हैं और आपने जो पहला 1 घंटा है वो आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, mainly for 2 things, that is writing an effective outline and an explanatory introduction. अब इस पहले 1 घंटे में जो आपने चीजें करनी है उनके स्टेप्स आप याद रख लें. These are very much important. आपको जैसे ही पेपर मिल जाता है, try to read every topic thoroughly. Select a topic based on your area of strength and the topic जिसके terminological meaning या contextual meaning आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है. Let's say in this case you know the topic के भाई informal economy the way forward, or you know this particular topic के changing global power dynamics in Pakistan's foreign policy. So once topic is selected, this is one-time decision that you should not otherwise be revisiting once you are in the midst of your essay. ये यहाँ पे आप अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लें और कोई टॉपिक अच्छा से सिलेक्ट कर लें, दैट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, rather than कि आप ऐसा कर लें कि 1.25 घंटे के बाद आपको लगे कि come on, the topic that you have chosen is not really worth choosing a topic, और फिर आप दोबारा से नए टॉपिक को लिखना शुरू कर लें. No, this would be akin to killing time and this would actually create paranoia in exam room. तो आपने 5 मिनट में पहले या 8 मिनट में आपने पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है. सेकंड स्टेप आपने करना है कि थीसिस स्टेटमेंट इस टॉपिक के ऊपर आपने लिखना है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. द डायरेक्शन गिवन होती है, आपका जो स्टांस है वो क्या होना चाहिए. थर्ड आपने फिर सोचने ऑस्पेक्ट्स. 5 मिनट बेसिकली आप इस सारे काम के लिए ले लें, कोई 15 मिनट आप इसमें चले जाएंगे और फिर 15 मिनट में आप ऐसा कर लें कि जो सब एस्पेक्ट्स हैं उस टॉपिक के ऊपर आखिरी पेज पे जाके आपने ना ब्रेनस्टॉर्म करने. उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि यू शुड बी राइटिंग देम इन सिंपल वर्ड्स, एक एक लफ्ज में लिख लें, बिकॉज इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आप आखिरी पेज पे कोई एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले. इन केस आपको इसमें कोई बड़ा मसला आ रहा है, यू आर अनएबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग विद इन एग्जाम रूम, ट्राई टू ट्रिगर लेवल्स ऑफ एनालिसिस, और इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रीजनल, इंटरनेशनल, ये सारी आप लेवल्स ऑफ एनालिसिस देखते हुए, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कल्चरल, रिलीजियस एंड द आइडियोलॉजिकल, इवन इंडिविजुअल, ये सारे लेवल्स ऑफ एनालिसिस सामने रखते हुए किसी भी टॉपिक के ऊपर आप सब एस्पेक्ट्स आसानी जो है वो डेवलप कर सकते हैं. एंड देन यू शुड बी मूविंग ऑन टू prioritizing those sub aspects, क्योंकि हमने जो सब aspects पहले लिखे होते हैं they are just too random. हमने ये ख्याल नहीं किया होता कि which is more important or unimportant, which should otherwise become part of essay and which should be excluded from the broader debate of the essay. और ये काम आपका फिर 9:30-35 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए. Then you should be going to write a full length outline, writing a full outline, and that should be in preferably in sentence form, otherwise phrase form. Maybe it can work, but the clearer the outline is, the easier it would be for the examiner
to understand everything in an open and clear manner. तो 9:40 और 9:45 दिस शुड बी द टाइम लिमिट जिसमें आपको चाहिए, कि अदरवाइज आप ऐसा कर लें कि आपकी आउटलाइन मुकम्मल होनी चाहिए। ये पहला जो काम है दैट इज वेरी ट्रिकियर। काफी लोगों का आउटलाइन बनाने में 1.25 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है, एंड उसके बाद फिर दे आर जस्ट इन टू हरी के दे जस्ट हाफिजली कंप्लीट ट्राई टू कंप्लीट देयर एसे, और फिर जो लेंथ वाइज उनका ऐसे है वो कोई अच्छा खासा नहीं होता, कोई 4, 5 या 6 पेजेस बड़ी मुश्किल से लिख लेते हैं। एटलीस्ट जो आपका सीएसएस का के एग्जाम है, जो कि आपको कॉपी मिलती है, उसके आपने 9 से 10 पेजेस लिखे हुए हैं। क्वालिटी हो, यस इट इज अंडरस्टैंडेबल, बट एट द सेम टाइम आपको जो गिवन लेंथ है उसके करीब करीब तो फॉलो करना पड़ेगा। एनीवेज 40 मिनट या 45 मिनट में जब आप ये काम कर लें, आपने अगले 5 मिनट में इंट्रोडक्शन को रफ कर लेना है। रफ इंट्रोडक्शन आखिरी पेज पे कर लेना है, बिकॉज दिस गिव्स यू अ प्रायर व्यू कि आपने कौन सी चीजें ऐड करनी है, कौन सी चीजें ऐड नहीं करनी, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर एसे इंट्रोडक्शन। क्योंकि कभी कभार हम एनेक्डोटल मेथड के ऊपर लिख रहे होते हैं, एंड वंस वी इंगेज इनटू डिबेट जो कि जिसमें फिर हम एनेक्डोट ऐसा लिख लेते हैं जो कि एक स्टोरी के फॉर्म, मतलब एक स्टोरी डायलॉग के फॉर्म में है, तो इट इज डेफिनेटली ट्रिकियर अ टास्क टू राइट। ठीक है, तो आप ऐसी सूरत हाल में जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ सिंप्लीफाइंग अदरवाइज कॉम्प्लेक्स थिंग्स। The more you simplify them, the easier it would be for you people to do away with everything, to do away with every stuff. आपने इंट्रोडक्शन जैसे ही मुकम्मल कर लिया, अगले 15 मिनट में, मतलब 5 मिनट में रफ और 10 मिनट में आपने फेयर इंट्रोडक्शन लिख लिया, चलिए 15 मिनट में तो मोर और लेस आपका ये सारा काम 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटे पूरे में मुकम्मल हो जाना चाहिए। The people who are going to appear in PMS 2020 or CSS 2021 which has recently been announced, तो आपने एग्जाम से कम 2 महीने पहले या 1 महीने पहले, कम से कम 40 दिन पहले ही आप यूं कर लें कि रोजाना की बुनियाद पर ये प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट बेयर मिनिमम प्रैक्टिस है कि थ्राइस अ वीक आप ये प्रैक्टिस करें, कि ये जो टाइम लिमिट अगर आप अभी से सेट कर लेंगे तो इट वुड बिकम वेरी इजियर फॉर यू पीपल टू एक्चुअली लिव अप टू दिस पर्टिकुलर टाइम लिमिट विद इन एग्जाम रूम। और एग्जाम रूम में आपको ये सारा प्रोसेस बेसिकली बताएगा कि दिस इज जस्ट अ कप ऑफ टी एंड दिस इज जस्ट एन अदर डे लाइब्रेरी। मसला एग्जाम में कब होता है? once things are not normal for us, things are very new to us, और हमें आउट ऑफ टर्न कोई चीज प्रैक्टिस करनी होती है। आई वुड रिकमेंड यू वन एडिशनल थिंग इन दिस मैनर एज वेल, कि प्रिपेयर्ड एसेज आपने बहुत लिख लिए होंगे, आपने अभी जो बात करनी है, जो कि जिस बात के ऊपर आपने फोकस करना है, वो स्पेसिफिकली बॉयज यही है कि just try to write essay on unseen topics। ये जो प्रैक्टिस है दैट इज बेसिकली द रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस। बाकी आप देखें कि व्हाई देयर इज रीजनेबल टर्न आउट ऑफ स्टूडेंट जो कि अकेडमीज में या इंडिविजुअल टीचर्स के पास से जो है वो ऐसे में 45 55 इतने बड़े नंबर ले लेते हैं, लेकिन इन रियल एग्जाम सिनेरियो दे आर अनएबल टू स्कोर इवन 30 or 27, let alone pass this particular paper, because they are more prone to actually focus on the pure understood topic of essay, कि जो उन्होंने पहले पढ़ लिया है उसी के ऊपर वो 40-45 मिनट में या 1 घंटे में लिख पाते हैं इंट्रोडक्शन और आउटलाइन। Their focus is not basically driven entirely on this new paradigm, and that a new paradigm should be focusing on writing an introduction and outline on a topic that is unseen, that is basically given to you just now। ये आपने अगर इस टाइम लिमिट में कर लिया, आप यकीन कीजिए आपका जो बकाया टाइम ड्यूरेशन है दैट वुड बी इजियर। यू वुड जस्ट रोल अप योर स्लीव्स, गेट डाउन टू वर्क एंड डू एवरीथिंग इन अ वेरी रीजनेबल मैनर, कि भाई आप आराम से कर लेंगे। अच्छा, अब अगला एक छोटा सा मसला ध्यान में रख लें। लेट मी शो यू द स्लाइड अगेन फॉर द ग्रेटर क्लैरिटी। सेकंड ये कि बॉडी ऑफ ऐसे लिखने के लिए आपको टाइम है 10 बजे से लेके 11:40 तक। कुल मिला के ये बन जाते हैं आपके 100 मिनट। अब इस 100 मिनट में आपने जो काम करना है ना, वो ये है कि भाई वन थिंग शुड बी क्लियर, कि आपको पता होना चाहिए कि आप 3 घंटे के ऐसे में कितने पैराग्राफ लिख पाते हैं एक सही माना में, रीजनेबल लेवल पे एनालाइज जो पैराग्राफ्स हैं क्या वो आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते।
अब होता क्या है कि एस्पायरेंट्स आउटलाइन में बहुत बड़ा बर्डन ले लेते हैं कि हम 22-24 पैराग्राफ लिखेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जब वो ऐसे लिखना शुरू कर लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शुरू वाले पैराग्राफ में तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का बड़ा ख्याल कर रहे थे, डेटा का बड़ा ख्याल कर रहे थे, पैराग्राफ की एक सटल लेंथ का ख्याल कर रहे थे, बट नाउ द थिंग्स हैव टर्न आउट टू बी अदरवाइज। और अब जो चीजें उनके लिए मुश्किल होना शुरू हो गई, और वो मुश्किल इस हद तक हो गई हैं, इस हद तक मुश्किल हो गई हैं कि दे आर नॉट एबल, basically they are even not able to strike a subtle balance in their paragraph. के शुरू वाले paragraph they are just overly mature and the last paragraphs are under discussed basically, के शुरू वाले overly discussed हैं, last वाले under discussed हैं। अब फिर आपने करना क्या चाहिए, एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 मिनट आपके पास है, तो यू शुड हैव अ प्योर व्यू कि भाई आप कितने पैराग्राफ इस टाइम ड्यूरेशन में लिख सकते हैं। अगर आप 8 मिनट में एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इट यू विल बी एबल टू राइट 12 और लेट्स से मैक्सिमम 13 पैराग्राफ। एक आपका इंट्रोडक्शन हो गया और उसके बाद फिर एक कंक्लूजन। इट्स ओके टू राइट 15 पैराग्राफ्स, बट 15 वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल एनालाइज्ड पैराग्राफ्स आर far more important than the paragraphs that are otherwise ended prematurely or under discussed in your essay। अगर आपको लग रहा है कि आप 7 मिनट में एक जो है वो पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो देन यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू राइट 14 पैराग्राफ। और आपने बेसिकली इस चीज को ध्यान में रखना है कि इतने ज्यादा लंबे पैराग्राफ भी नहीं लिखने के 12-12 10-10 मिनट में एक पैराग्राफ हो, इतना छोटा पैराग्राफ भी नहीं लिखना कि टॉपिक सेंटेंस शुरू किया है और वो बस थोड़ी सी 2-4 जुमले ऐड करके खत्म कर लिया। नो, हैफेजर्डली आपने चीजें नहीं लिखनी, हैस्टी जनरलाइजेशन के ऊपर आपने चीजें नहीं लिखनी। व्हाट यू नीड टू डू इज एंड व्हाट यू नीड टू फोकस इज के भाई आपके ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये चीज बड़ी रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए कि each and every paragraph has been given a due concentration and based on that concentration your outline must be formulated। और वो आपको कैसे पता चलती है, वो आपको इन दिनों में पता चलती है once you're out of exam। So what you do in exam room depends largely on what you do when you're not in exam। जब आप एग्जाम रूम में नहीं होते तभी आपको ये जो वो पता होता है कि भाई आपने क्या चीजें करनी है, किस मैनर में करनी है। तो आपने बाय लार्ज इंश्योर ये करना है कि 10 बजे से लेके 11:40 तक मोर और लेस आपका कंक्लूजन लिखा हुआ होना, आपके बॉडी के पैराग्राफ्स मुकम्मल होने चाहिए। नाउ टेक 2 मिनट्स रेस्ट और आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लें बॉडी ऑफ एसे का, इंट्रोडक्शन का, और फिर आप एक कंक्लूजन लिखना शुरू कर लें। थोड़ा सा उससे भी प्लान कर लें, अगर आप 2-3 मिनट ले लें आखिरी पेज पे जाके तो इट इज वेरी मच फाइन, इट इज वेरी मच ओके। लेकिन अगर अदरवाइज आप ये काम भी कर सकते हैं जो कि भी अपने आप में एक बड़ा इफेक्टिव काम है कि, और ये काम बड़ा इम्पोर्टेंट कैसे है कि आप ऐसा करेंगे कि अच्छा कंक्लूजन को थोड़ा सा एक ड्रॉ करके आखिरी पेज के ऊपर की क्या चीज होनी चाहिए, जस्ट राइट कंक्लूजन इन नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स या 7 मिनट्स या 8 मिनट्स। मॉरलेस कोई 11:50-55 पे आपका कंक्लूजन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके पास 5 मिनट्स होने चाहिए एटलीस्ट, जिसके थ्रू आप प्रूफ रीडिंग कर लें, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो टेंसेस की गलतियां हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियां हैं, कहीं पे वर्ड की रिपीटेशन हुई है, कहीं पे स्पेलिंग की एरर है, कहीं पे आपने एक वर्ड जो वो 2 मरतबा लिख लिया है, कहाँ पे आप चाहते हैं कि बात आपने बड़ी जबरदस्त की है बट दैट नीड्स टू बी अंडरलाइंड, आप ऐसा करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट डू दैट थिंग कि आप ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं और इन 5 मिनट में दीज कैन बी डन। अगर आप थोड़ा सा पहले से खत्म कर लें तो आप 8 से 10 मिनट कम से कम आप प्रूफ रीडिंग को दें। इस मैनर में आप बुनियादी तौर पर ये जो इंग्लिश एसे का पेपर है उसमें टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जितना आप अभी इसे प्रैक्टिस में लेंगे चीज़ों को, उतना आपको एग्जाम के लिए आसान हो जाएगी। आई वुड रिकमेंड यू कि राइट एटलीस्ट 3 इंट्रोज एंड आउटलाइंस पर वीक एंड 1 फुल लेंथ ऐसे, जो कि PMS 2020 में लोग अपीयर हो रहे हैं और जो CSS में अपीयर हो रहे हैं। चलें आप एक या 2 टॉपिक कम कर लें, कम से कम 2 इंट्रो और आउटलाइन लिख लें और एक जो है वो आप फुल लेंथ ऐसे लिख लें और गिवन टाइम में अब लिखना शुरू कर लें। गॉन वर द डेज जब आप ये कर लेते थे कि अच्छा मैंने 2 दिन में एक ऐसे लिख लेना है, गॉन वर द डेज जब आप कहते थे कि अच्छा मैंने 1 दिन में मुकम्मल करना है या मैंने 6 घंटों में या 5 घंटों में लिख लेना है। नाउ द टाइम इज अप, your time is up and you need to practice things in a given
context in given atmosphere, और you have to practice in given time frame basically. जितना आप time limit को सामने रखते हुए चीज़ों को लिखेंगे, उतना ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. This is all about the time management in English essay paper for both PMS and for both CSS. Thank you so much for listening. Stay tuned for further debate on these topics.